उत्तराखंड के पहाड़ों का सौंदर्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। सुबह की पहली किरण जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती तो मानो पूरा आकाश सुनहरी चमक से भर उठता। ठंडी हवा देवदार और चीड़ की खुशबू साथ लिए घाटियों में बहती और झरनों का संगीत वातावरण को किसी अलौकिक संसार में बदल देता। देवगढ़ रियासत इन्हीं वादियों के बीच बसी हुई थी। राजमहल ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, जहां से नीचे की घाटी और बहती नदियों का दृश्य किसी चित्र जैसा दिखता। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक ऐसा डर भी था जो हर दिल में घर कर गया था, डाकू विराज का डर। देवगढ़ के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की इकलौती बेटी थी राजकुमारी देवयानी। वह बाकी राजकुमारियों की तरह सिर्फ शाही शानो शौकत तक सीमित नहीं थी। उसका मन हमेशा महल की दीवारों से बाहर पहाड़ों की ओर भागता। बचपन से ही वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी। अक्सर वह राजमहल की बालकनी से जंगल की तरफ देखा करती और सोचती, क्या इन दीवारों से परे की जिंदगी और भी खूबसूरत नहीं होगी। देवयानी विद्रोही स्वभाव की थी। जहां महल की औरतें रेशमी कपड़ों और गहनों में ही खुश थीं, वहां वह साधारण चोगा पहनकर जंगल में घूमने निकल पड़ती। राजा अक्सर उसे टोकते, देवयानी, राजकुमारियां जंगलों में नहीं भटकती, तुम्हें अपनी सुरक्षा और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन राजकुमारी मुस्कुराकर कह देती, पिताजी, पहाड़ मेरी सांसों का हिस्सा है। अगर मैं इन्हें न देखूं तो लगता है जैसे मेरी धड़कन अधूरी हो। देवगढ़ और आसपास के गांवों में विराज नामक डाकू की दास्तानें हर जगह फैली थीं। लोग कहते, वह अचानक रात में काफिलों पर हमला करता, धन लूट लेता और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता। गांव वाले बच्चों को डराने के लिए भी कहते, सो जा वरना विराज आ जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि विराज ने कभी गरीब किसान या गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके हमले हमेशा रईस जमींदारों, भ्रष्ट व्यापारियों या राजकीय कर वसूली करने वालों पर ही होते। कुछ बूढ़े लोग तो यहां तक कहते, वो डाकू नहीं, पहाड़ का रखवाला है। उसने कई बार गांव वालों की मदद की है। फिर भी उसका नाम रहस्य और भय का प्रतीक बन चुका था। लोग उसकी शक्ल तक नहीं जानते थे, सिर्फ इतना सुनते कि उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती थीं और उसकी तलवार बिजली की तरह गिरती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आसमान पर हल्के बादल छाए थे। देवयानी अपने पसंदीदा घोड़े चंदन पर सवार होकर महल से निकल पड़ी। रक्षकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने आदेश दे दिया, आज मैं अकेली जाना चाहती हूं, किसी की हिम्मत ना हो मेरे पीछे आने की। घोड़ा तेजी से पहाड़ी रास्तों पर दौड़ता गया। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और राजकुमारी का दिल अजीब सी आजादी महसूस कर रहा था। वह जंगल की गहराई तक पहुंच गई, जहां शायद ही कोई जाने की हिम्मत करता। जंगल में घुसते ही सन्नाटा और रहस्य उसे घेरने लगा। झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और अचानक पत्तियों की सरसराहट, सब मिलकर मानो कोई गुप्त कहानी सुना रहे थे। अचानक उसका घोड़ा ठिठक गया। देवयानी ने सिर उठाकर देखा। चारों ओर से नकाबपोश सवार उसे घेर चुके थे। उनके हाथों में तलवारें और तीर थे। भीड़ से अलग होकर एक ऊंची कद काठी वाला आदमी सामने आया। उसके चेहरे पर काला नकाब था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थीं। वो आंखें न तो क्रूर थीं, न ही खून की प्यासी, बल्कि उनमें गहरी उदासी और मजबूरी झलक रही थी। वो था विराज। देवयानी ने बिना सोचे तलवार खींच ली और घोड़े से उतरकर जमीन पर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कठोर थी, अगर तुम सच में वही डाकू हो जिसके नाम से लोग कांपते हैं तो सुन लो, मैं डरने वालों में से नहीं। विराज ने हाथ उठाकर अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। उसकी भारी आवाज गूंजी, राजकुमारी, ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। देवयानी चौंक गई। डाकू विराज, जिससे लोग जान बचाने के लिए भागते थे, वह उसकी सुरक्षा की बात कर रहा था। उसने तलवार और कसकर पकड़ ली। मेरी सुरक्षा की चिंता तुम्हें क्यों? तुम तो वह हो जो निर्दोषों का खून बहाता है। विराज की आंखों में क्षण भर के लिए पीड़ा झलक उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, लोगों ने तुम्हें जो सुनाया है वही सच नहीं है राजकुमारी। मैं खून का प्यासा नहीं हूं, हालात ने मुझे डाकू बना दिया है। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि देवयानी कुछ पल के लिए मौन रह गई। वो सोचने लगी, ये वही डाकू है जिससे लोग डरते हैं, जिसकी आंखों में सिर्फ हिंसा होनी चाहिए थी, वहां दर्द क्यों दिख रहा है? वह मुलाकात सिर्फ कुछ ही पलों की थी,
लेकिन उन पलों ने देवयानी के दिल में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। जब विराज अपने आदमियों के साथ जंगल की गहराइयों में खो गया तो देवयानी देर तक वहीं खड़ी रही। उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो बार बार खुद से पूछ रही थी, मैं क्यों उसकी आंखों में डूब गई? क्यों मुझे लगा कि वो डाकू नहीं बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो अपनों से बहुत दूर है? पहाड़ की खामोशी जैसे उसके सवालों का जवाब दे रही थी। झरनों की गूंज, हवा की सरसराहट और दूर से आती बांसुरी की धुन सब मिलकर कह रहे थे, कहानी की शुरुआत हो चुकी है राजकुमारी। पहली मुलाकात के बाद कई दिन तक राजकुमारी देवयानी का मन अशांत रहा। वो बार बार उसी दिन को याद करती जब जंगल में नकाबपोश सवारों के बीच उसने पहली बार उस डाकू को देखा था। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसके शब्द, सब कुछ मानो दिल में कहीं गहरे उतर गया था। महल लौटकर वह बाहर से तो वही राजकुमारी थी, लेकिन भीतर से जैसे कोई और बन गई थी। कभी किताबें पढ़ते हुए, कभी बालकनी से घाटियों को निहारते हुए, तो कभी रात को चांद देखते हुए वो बार बार विराज के शब्दों को दोहराती, मैं खून का प्यासा नहीं हूं, हालात ने मुझे डाकू बना दिया है। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने जल्दी ही नोटिस कर लिया कि उनकी बेटी बदली बदली सी है। वो पूछते, देवयानी सब ठीक तो है? तुम अक्सर गुमसुम रहती हो। देवयानी मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं पिताजी, बस जंगल की ठंडी हवा की याद सताती है। लेकिन भीतर ही भीतर वो जानती थी कि उसकी बेचैनी का कारण कोई जंगल नहीं बल्कि विराज है। वो आदमी जिसे सब डाकू कहते थे अब उसकी जिज्ञासा और दिल दोनों का हिस्सा बन चुका था। देवयानी का मन शांत न हुआ। एक शाम उसने तय किया कि वो फिर से जंगल जाएगी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं बल्कि अपनी सबसे भरोसेमंद दासी सुधा को साथ ले गई। सुधा बचपन से ही उसकी साथी थी और राजकुमारी का हर राज जानती थी। राजकुमारी, सुधा ने घबराते हुए कहा, आप बार बार उस जंगल में क्यों जाती हैं? लोग कहते हैं वहां डाकू रहते हैं। देवयानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो देखना है सुधा कि सच में वो डाकू हैं या कुछ और। घोड़े पर सवार होकर दोनों फिर से उसी जंगल में पहुंची। इस बार आसमान पर धुंध और गहरी थी और जंगल में हल्की हल्की सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। देवयानी और सुधा धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रही थीं कि अचानक पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। सुधा डर गई और बोली, राजकुमारी, हमें लौट चलना चाहिए। लेकिन तभी पेड़ों की ओट से वही नकाबपोश सवार निकल आए। देवयानी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत घोड़े से उतरकर तलवार संभाली और फिर सामने आया वही चेहरा, विराज। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी। विराज ने राजकुमारी को देखते ही अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। तुम फिर आ गई? उसकी आवाज में नाराजगी और हैरानी दोनों थी। क्या तुम्हें समझ नहीं कि यह जंगल तुम्हारे लिए खतरनाक है? देवयानी ने तलवार नीची नहीं की। उसकी आंखों में सवाल थे। मुझे सच जानना है विराज, तुम सच में कौन हो? लोग तुम्हें डाकू कहते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें वो नहीं कहती। विराज कुछ क्षण खामोश रहा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, सच तुम्हें जानना है तो जान लो, मैं कभी डाकू नहीं था। मैं भी एक समय राजमहल की तरह ही किसी घर का बेटा था, लेकिन विश्वासघात और अन्याय ने मुझे यहां पहुंचा दिया। देवयानी ने तलवार नीचे कर ली। उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि करुणा और उत्सुकता थी। क्या तुम मुझे अपनी कहानी बताओगे? उसने पूछा। विराज ने गहरी सांस ली और पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। कभी मैं भी पहाड़ की तलहटी के गांव में रहता था। मेरा नाम विराज सिंह है। मेरा परिवार खेती करता था, लेकिन रियासत के भ्रष्ट सैनिकों और कर वसूलने वालों ने हमें तबाह कर दिया। मेरे पिता ने विरोध किया तो उन्हें मार दिया गया। मेरे गांव को जला दिया गया और मैं सब कुछ खोकर इन जंगलों में आ गया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। फिर मैंने ठान लिया कि जिन रईसों और जालिमों ने मेरे लोगों का खून पिया है, उनसे बदला लूंगा। उसी दिन से लोग मुझे डाकू कहने लगे। देवयानी के दिल में अजीब सा दर्द उमड़ आया। वो सोचने लगी, जिसे लोग खूंखार डाकू कहते हैं, वो तो बस इंसाफ चाहता है। उस रात जंगल की हवा में कुछ बदल गया था। देवयानी और विराज दोनों देर तक बातें करते रहे। देवयानी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी राजसी जिंदगी कितनी सुरक्षित और आसान थी, जबकि इन जंगलों में कोई रोज जिंदा रहने के लिए लड़ता है। विराज ने भी पहली बार किसी को अपने दर्द का राज बताया था। उसकी आंखों में वर्षों से जो बोझ था, वह हल्का हुआ। जब दोनों जाने लगे तो विराज ने कहा,
राजकुमारी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देवयानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं न आऊं तो मेरी आत्मा अधूरी रह जाएगी। देवगढ़ महल में इस बीच हलचल मची हुई थी। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह को खबर मिली कि राजकुमारी बार बार जंगल की ओर जाती है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, अगर देवयानी ने फिर से जंगल का रुख किया तो मैं उसे महल से बाहर निकलने नहीं दूंगा। लेकिन देवयानी का दिल अब महल की दीवारों में नहीं लगता था। वो हर रात विराज की बातें याद करती, उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज का दर्द। कई दिनों तक देवयानी और विराज गुप्त रूप से जंगल में मिलते रहे, कभी नदी किनारे, कभी गुफाओं के पास, कभी पहाड़ी झरनों की छांव में। वो बातें करते, कभी रियासत के अन्याय की, कभी गांव वालों की तकलीफों की और कभी सपनों की। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा बंधन बनने लगा जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। देवयानी के लिए वो डाकू अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया था। और विराज के लिए राजकुमारी अब कोई रियासत की बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसने उसके जख्मों पर मरहम रखा था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान पर गहरे बादल छाए रहते, कभी हल्की फुहारें तो कभी तेज बारिश। सब कुछ मिलकर वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। देवगढ़ की घाटियां हरियाली से भर उठी थीं, लेकिन इसी हरियाली में खतरे और रहस्य दोनों छिपे थे। देवयानी और विराज की मुलाकातें अब अक्सर होने लगी थीं। कभी नदी किनारे जहां पानी की लहरें उनकी बातें छुपा लेतीं, कभी जंगल की गुफाओं में जहां दिए की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर चमकती, तो कभी ऊंची चट्टानों पर बैठकर जहां से पूरी घाटी दिखाई देती थी। देवयानी के लिए यह पल जिंदगी के सबसे अनमोल खजाने थे। महल की दीवारें उसे अब और भी संकरी लगतीं। वो अक्सर सुधा से कहती, जब मैं विराज से मिलती हूं तो लगता है जैसे मैं सचमुच जी रही हूं। सुधा डरते हुए कहती, राजकुमारी, ये खेल बहुत खतरनाक है। अगर राजा को पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। देवयानी मुस्कुराती, प्यार कोई खेल नहीं सुधा, यह तो वह धड़कन है जो खुद ब खुद जन्म लेती है। विराज अब भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटा था। वो और उसके साथी भ्रष्ट जमींदारों और रियासत के लालची सरदारों पर हमला करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी राहें और कठिन होती जा रही थीं, क्योंकि राजा ने आदेश दे दिया था कि डाकू विराज को हर हाल में पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। विराज को यह सब पता था, लेकिन वह जानता था कि अब उसके जीवन में एक नया कारण जुड़ चुका है। देवयानी। उसके लिए अब सिर्फ बदला ही मकसद नहीं था, बल्कि उस लड़की की मुस्कान भी उतनी ही जरूरी थी जिसने उसे इंसान बना दिया था। एक शाम की बात है। बारिश थम चुकी थी और बादलों के बीच से सूरज की आखिरी किरणें झांक रही थीं। देवयानी और विराज नदी किनारे बैठे थे। पानी की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर देवयानी ने धीमे स्वर में कहा, विराज, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? ये रास्ता, ये लड़ाई और अब मेरे साथ ये रिश्ता, अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? विराज ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। डर मुझे सिर्फ एक चीज से लगता है, तुम्हें खो देने से। देवयानी का दिल धड़क उठा। उसके होंठ कांपते हुए बोले, तो फिर मान लो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो पल जैसे समय को रोक देने वाला था। नदी की लहरें, पहाड़ की खामोशी और आसमान की सुनहरी लाली सब गवाह बन गए प्रेम की पहली कबूलियत के। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहां थी। उसी रात देवगढ़ महल में एक गुप्तचर ने राजा को खबर दी, महाराज, राजकुमारी अक्सर जंगल की ओर जाती हैं। सुना है कि वो डाकू विराज से मिलती हैं। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह नामुमकिन है। मेरी बेटी किसी डाकू से संबंध रखे, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। कल से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। देवयानी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उस पर महल की निगरानी और कड़ी हो गई है। अगली मुलाकात में विराज कुछ उदास था। देवयानी ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में अजीब बेचैनी क्यों है? विराज ने लंबी सांस ली। राजकुमारी, मुझे लगता है कि हमारी राहें अब आसान नहीं हैं। राजा को अगर सच का पता चल गया तो तुम्हें भी खतरा होगा और मुझे भी। देवयानी ने उसका हाथ थाम लिया। अगर पहाड़ हमारी कहानी का गवाह है तो दुनिया क्या कर लेगी? मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी विराज, चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। विराज उसकी आंखों में देखते हुए चुप हो गया।
उसके भीतर जो वर्षों से पत्थर जैसा कठोर दिल था, वह पहली बार पूरी तरह पिघल चुका था। महल में राजा ने एक और फैसला लिया। उन्होंने देवयानी के लिए पड़ोसी राज्य के राजकुमार आदित्य सिंह से विवाह की तैयारी शुरू कर दी। राजा ने सोचा, शादी होते ही यह जंगल और डाकू वाली बातें खत्म हो जाएंगी। देवयानी को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुधा से कहा, अगर मुझे जबरन बांधने की कोशिश की गई तो मैं महल छोड़ दूंगी। उसी रात देवयानी और विराज की गुप्त मुलाकात हुई। देवयानी की आंखों में आंसू थे। विराज, पिताजी मेरी शादी तय कर रहे हैं। अगर मैंने विरोध किया तो मुझे कैद कर देंगे। विराज की मुट्ठियां कस गईं। कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं रियासत के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। देवयानी ने उसके होंठों पर हाथ रखकर कहा, नहीं विराज, खून से कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। हमें इंतजार करना होगा सही समय का। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कौन सा वादा? देवयानी ने फुसफुसाकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। विराज ने कसम खाई, जब तक सांस है तुम मेरी धड़कन का हिस्सा रहोगी। बरसात खत्म हो चुकी थी और अब पहाड़ों पर शरद ऋतु उतर आई थी। दिन में धूप हल्की हल्की गर्माहट देती, लेकिन रातें ठंडी और रहस्यमयी हो चली थीं। देवगढ़ की घाटियां शांत दिखतीं, मगर भीतर ही भीतर आग भड़क रही थी, एक आग जिसे कोई रोक नहीं सकता था। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह को जब यह यकीन हो गया कि उनकी बेटी डाकू विराज से मिलती है, तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया। दरबार में उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह अपमान सहा नहीं जाएगा। रियासत की इज्जत दांव पर है। कल से पूरे राज्य में फरमान जारी करो, जो भी विराज को पकड़कर लाएगा उसे सोने से तौला जाएगा। दरबारियों ने मिलकर तालियां बजाईं, लेकिन कईयों की आंखों में डर भी था, क्योंकि सब जानते थे कि विराज कोई आम डाकू नहीं था। देवयानी को जब यह खबर मिली तो उसका दिल कांप उठा। उसने सुधा से कहा, अब हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। पिताजी उसे दुश्मन समझते हैं और मैं तो उसके बिना सांस तक नहीं ले सकती। सुधा ने उसे संभालने की कोशिश की। राजकुमारी, आप अगर चाहें तो विराज को इस इलाके से दूर जाने को कह सकती हैं। देवयानी ने सिर हिलाया। नहीं सुधा, भागना कमजोरी है। अगर हमें साथ रहना है तो हमें इस तूफान का सामना करना ही होगा। विराज को भी राजा के फरमान की खबर मिल चुकी थी। उसने अपने साथियों को जंगल में इकट्ठा किया। अब हालात बदल गए हैं। महल हम पर पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। जो लोग डरते हैं वो चाहें तो मेरा साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। सभी ने एक स्वर में कहा, विराज भाई, हमने तुम्हारे साथ अन्याय के खिलाफ हथियार उठाए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। विराज की आंखों में गर्व की चमक आई, लेकिन भीतर ही भीतर उसके दिल में डर था। अगर इस जंग में देवयानी फंस गई तो? उसी रात विराज और देवयानी मिले। देवयानी की आंखों में आंसू थे। विराज, पिताजी तुम्हें पकड़ने के लिए कसम खा चुके हैं। अब हमारे पास समय बहुत कम है। विराज ने उसका हाथ थामा। देवयानी, तुम चाहो तो मैं इन पहाड़ों से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम जानती हो मैं भागना नहीं चाहता। देवयानी ने दृढ़ स्वर में कहा, और मैं चाहती हूं कि तुम भागो भी नहीं। अगर तुम्हें हारना पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ हार जाऊंगी, लेकिन डर कर जीना अब मुमकिन नहीं। विराज उसकी आंखों में देखते हुए मौन हो गया। उसने धीरे से कहा, तो तय है, अब यह लड़ाई सिर्फ डाकुओं और राजा की नहीं, बल्कि हमारे प्यार की भी है। कुछ ही दिनों बाद महल के सैनिकों ने जंगल पर धावा बोला। तीरों की बारिश हुई, तलवारों की गूंज और घोड़ों की टापों से पूरा जंगल गूंज उठा। विराज और उसके साथी डटकर भिड़े। वह तलवार लेकर ऐसे लड़ रहा था मानो खुद पहाड़ उसकी ताकत बन गए हों। सैनिकों की टुकड़ी पीछे हट गई, लेकिन राजा को यह खबर मिली कि डाकुओं ने जबरदस्त प्रतिकार किया है। राजा और भी क्रोधित हो उठा। अगर मेरी सेना कमजोर पड़ रही है तो मैं खुद रणभूमि में उतरूंगा। लड़ाई की खबर महल पहुंची तो देवयानी बेचैन हो उठी। वो सुधा से बोली, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। अगर विराज घायल हुआ तो? अगर वो मुझे पुकारे और मैं न पहुंची तो? सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी, ये पागलपन है। अगर आप वहां गईं तो महल वाले आपको कैद कर देंगे। देवयानी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो कैद सही, लेकिन मैं अपने दिल की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती। देवयानी छिपकर जंगल में पहुंची और विराज से मिली। विराज का कंधा घायल था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी।
देवयानी ने तुरंत जड़ी बूटियों से उसकी मरहम पट्टी की। विराज मुस्कुराया। तुम्हें देखकर दर्द भी हल्का लग रहा है। देवयानी की आंखों में आंसू आ गए। काश पिताजी देख पाते कि जिसे वो डाकू कहते हैं वो किसी से कम नहीं बल्कि उनसे कहीं ज्यादा इंसान है। राजा अब सहन की सीमा पार कर चुका था। उसने सेना को इकट्ठा करके कहा, अब आखिरी युद्ध होगा। या तो यह जंगल साफ हो जाएगा या मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। महल और जंगल के बीच टकराव अब तय हो चुका था। पूरा इलाका इस आने वाली लड़ाई की आहट सुन रहा था। युद्ध से एक रात पहले विराज और देवयानी चांदनी रात में मिले। देवयानी ने कहा, शायद कल सब कुछ बदल जाए। अगर हम जिंदा रहे तो दुनिया हमें साथ देखेगी और अगर नहीं तो ये पहाड़ हमारी कहानी हमेशा गाएंगे। विराज ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। देवयानी, अगर कल मेरी सांसें थम भी गईं तो भी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा। देवयानी की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं विराज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। विराज ने उसे अपने करीब खींच लिया। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह अपना मान लिया, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। देवगढ़ की वादियों में वह सुबह किसी और दिन से अलग थी। पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी, आसमान लालिमा लिए हुए था, मानो प्रकृति भी जानती हो कि आज का दिन खून से रंगने वाला है। महल की सेना पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर बढ़ी। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी, ढोल नगाड़ों से आकाश गूंज रहा था। राजा वीरेंद्र प्रताप खुद अपने रथ पर सवार होकर इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उधर विराज और उसके साथी भी तैयार थे। जंगल के भीतर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पीछे छिपकर उन्होंने मोर्चा संभाला, लेकिन उनके दिलों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानते हों कि आज उनका इम्तिहान है। महल से निकलने से पहले ही देवयानी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सुधा से कहा, अगर आज मैं विराज के साथ नहीं खड़ी हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुधा ने हाथ जोड़कर विनती की, राजकुमारी, यह आत्मघात है। अगर आप युद्ध भूमि में गईं तो राजा आपको दुश्मन मान लेंगे। देवयानी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो मान लें, मैं अब सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि विराज की प्रेयसी हूं और एक प्रेमिका अपने प्रिय को रणभूमि में अकेला नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर उसने सैनिकों के वेश में खुद को ढक लिया और गुपचुप जंगल की ओर निकल पड़ी। सुबह की पहली किरण के साथ ही तलवारें टकराईं, तीरों की बारिश हुई, ढालों से गूंज पैदा हुई। विराज अपने दल के साथ डटकर लड़ा। उसकी तलवार की धार बिजली जैसी चमक रही थी। राजा की सेना विशाल थी, लेकिन विराज की बहादुरी ने उन्हें बार बार पीछे धकेला। हर बार जब कोई सैनिक उसकी ओर बढ़ता, उसकी तलवार से धड़ाम की आवाज आती और एक और दुश्मन जमीन पर गिर जाता। लेकिन सेना की संख्या इतनी बड़ी थी कि धीरे धीरे डाकू दल थकने लगा। उसी समय देवयानी रणभूमि में पहुंची। उसने सैनिकों का कवच पहन रखा था, जिससे कोई उसे पहचान न सका। वह सीधे विराज की ओर बढ़ी और उसकी ढाल थाम ली। विराज चौंक गया। देवयानी, तुम यहां? देवयानी ने दृढ़ स्वर में कहा, हां विराज, आज या तो हम दोनों जिएंगे या दोनों मरेंगे। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उस पल विराज की आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन उनके पास भावनाओं का समय नहीं था, क्योंकि दुश्मन फिर हमला कर चुके थे। कुछ देर बाद रणभूमि में एक ऐसा क्षण आया जब राजा वीरेंद्र प्रताप और विराज आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों की तलवारें टकराईं और ऐसी गूंज उठी मानो पहाड़ हिल गया हो। राजा गरजे, डाकू, तूने मेरी बेटी को बहकाया है। आज मैं तुझे अपने हाथों से मारकर ही लौटूंगा। विराज ने तलवार घुमाते हुए कहा, राजा साहब, अगर मैं डाकू हूं तो आपके अन्याय ने ही मुझे बनाया है, और रही बात आपकी बेटी की, तो उसने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने उसे जीने का असली अर्थ दिखाया है। तलवारें बार बार भिड़ीं। दोनों योद्धाओं की ताकत बराबर लग रही थी। जैसे ही राजा ने तलवार घुमाकर विराज पर घातक वार किया, देवयानी बीच में आ गई। तलवार उसके सीने से आर पार हो गई। देवयानी! विराज और राजा दोनों एक साथ चीख उठे। देवयानी जमीन पर गिर पड़ी। उसके होठों पर खून की बूंदें थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कांपते हाथों से विराज का चेहरा थामा। विराज, मैंने कहा था ना, हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। आज मैंने अपना वादा निभा दिया। विराज की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं देवयानी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
मैं भी तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, देवयानी ने धीमे स्वर में कहा। तो आओ विराज, मेरे साथ चलो, इन पहाड़ों से भी ऊपर, जहां हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर उसकी सांसें थम गईं। विराज का दिल टूट चुका था। उसने देवयानी के लाइफलेस शरीर को उठाया और आकाश की ओर देखा, फिर राजा की ओर मुड़कर बोला, राजा साहब, आप जीत गए, लेकिन याद रखिएगा, आपने आज सिर्फ एक डाकू को नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी के प्यार को मार दिया है। इतना कहकर विराज ने अपनी तलवार खुद के सीने में घोंप दी। कुछ ही क्षणों में वह भी देवयानी के बगल में गिर पड़ा। राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी जगह स्तब्ध खड़े रह गए। उनकी तलवार जमीन पर गिर गई। उन्होंने अपनी बेटी और विराज के लाइफलेस शरीर को देखा और आंसू बह निकले। हे भगवान, मैंने अपनी ही संतान की खुशी छीन ली। मैंने अपनी जिद में उसका संसार उजाड़ दिया। पूरा रणभूमि मौन हो गया। सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। जंगल की हवा भी शोक गीत गाने लगी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद देवगढ़ की रियासत कभी पहले जैसी नहीं रही। राजा ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों तक केवल प्रायश्चित किया। वह रोज उसी स्थान पर जाते जहां देवयानी और विराज को एक साथ दफनाया गया था। आज भी उत्तराखंड की उन पहाड़ियों में लोग कहते हैं कि बरसात की रातों में जब हवा तेज चलती है तो देवयानी और विराज की परछाइयां जंगल में दिखाई देती हैं। वो हाथों में हाथ डाले हंसते हुए दिखाई देते हैं, मानो ये दुनिया उन्हें कभी अलग न कर सकी हो। यह कथा हमें सिखाती है कि प्यार कोई पाप नहीं, बल्कि इंसान का सबसे पवित्र भाव है। समाज, जिद और सत्ता चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सच्चे प्रेम के सामने सब तुच्छ हैं। देवयानी और विराज भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका प्रेम आज भी उन पहाड़ियों में गूंजता है।